नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के अधीन जितने गवर्नर जनरल थे जो लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को आज हमने कवर करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में चाहे जो भी परीक्षा है, गवर्नर जनरल और वायसराय से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव था, जो 1757 से 1760, फिर पुनः 1765 से 1767 के बीच में बना। फिर इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव के ही शासनकाल में हुई थी। और वारेन हेस्टिंग उनके बाद हुए। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इन्होंने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। हेस्टिंग साहब ने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना हेस्टिंग ने किया था। और जो गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस था, तो चार्ल्स के आश्रय प्रदान था उसे। और 1784 में विलियम जोन्स ने ही द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला, मुग़ल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख जो वार्षिक पेंशन थी उसे बंद करवा दी थी। कौन? हेस्टिंग ने। हेस्टिंग ने मुग़ल सम्राट को जो वार्षिक पेंशन 26 लाख मिलती थी उसे बंद करवा दिया। उसके बाद भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। द बंगाल गजट का प्रकाशन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? हेस्टिंग के। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। कलकत्ता में एक के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। और इसी के समय पर बर्ग द्वारा महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग हेस्टिंग पर लगाया गया था, आप याद करके रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इसी के समय लाई गई थी। और जॉन मैकफर्सन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और कॉर्नवालिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासनकाल 1786 से 93 और 1805। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था 1793 में। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। और पृथकीकरण का सिद्धांत कौन दिया था? कॉर्नवालिस ने दिया था। और अगले गवर्नर जनरल जॉन शोर हैं। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति लाई थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्लेजली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लेजली 1798 से 1805। इन्होंने सहायक संधि किसने लाई थी? ब्लेजली ने। सहायक संधि की शुरुआत ब्लेजली ने किया था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार ही नहीं किया था। और इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो टीपू सुल्तान था मैसूर का, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में मारा गया था। तो पूछा जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। और स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड ब्लेजली। भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ये भी आप याद करके रखिएगा। अगर ब्लेजली नहीं है ऑप्शन में तो डुप्ले लगा दीजिए, क्योंकि ब्लेजली से पहले ही डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था।
और एक थे जॉर्ज वार्लो। 1806 में इनके शासनकाल में बिल्लौर में हुई सिपाही विद्रोह, यही एक महत्वपूर्ण घटना है। और मिंटो प्रथम के शासनकाल में, इनका शासनकाल 1807 से 1813 था। अमृतसर की संधि हुई थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। और एक था चार्टर एक्ट आया था 1813 में, इन्हीं के शासनकाल में। और हेस्टिंग आंग और नेपाल युद्ध इनके समय में हुआ था। और संगोली की संधि 1816 में हुआ था। मराठा शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट किया था हेस्टिंग के समय में। टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था, इसे काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं। और विलियम बेटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विलियम बेटिंग 1828 से 1835 इनका शासनकाल था। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में माथे पर जाति जो चिन्ह न लगाने पर, कानों में बालियां न पहने देने पर बिल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। इन्हीं के समय में बिल्लौर का जो युद्ध हुआ था यही था। इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई माथे पर जाति चिन्ह नहीं लगाएगा, ना ही बालियां पहनेगा। इसीलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट, जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंग। यही ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंग। और एक क्वेश्चन आता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारिंग हेस्टिंग था। ये भी याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग था। ठगी प्रथा का अंत 1830 में तथा सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। कौन कराया था? विलियम बेटिंग ने। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था बेटिंग ने। और अगला मेटकाप है। मेटकाप में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता मेटकाप को माना जाता है। आकलैंड के शासनकाल में बहुत ज़्यादा घटना नहीं घटी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीटी रोड की मरम्मत इन्होंने कराई थी। और एक है, भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी इन्हीं के समय में। जो भारतीय विद्यार्थी थे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वह विदेश जा सकते हैं, इनके शासनकाल में पारित यही हुआ। और एडिनबरो 1842 से 1844। एडिनबरो के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना एक ही है, जो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1843 में। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में ये भी हुई थी। और हार्डिंग 1844 से 1848 तक। इनके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। और इनके समय महत्वपूर्ण यही था कि नरबेल प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए थे इन्होंने। और डलहौजी का शासनकाल बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनसे ज़रूर क्वेश्चन बनता है। डलहौजी का शासनकाल 1848 से और 56 तक था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 48-49 तक। पंजाब में ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया था। पंजाब को ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया था। विश्व प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा था, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज विलय नीति किसने शुरू की? डलहौजी ने शुरू की थी। याद रखने इसका, व्यापक सिद्धांत कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, राज विलय नीति कहा जाता है। तीनों नाम एक ही है। डलहौजी ने शुरू किया था राज विलय नीति। सर्वप्रथम विलय सतारा हुआ था। पूछा जाता सतारा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। इसने तोपखाने का
मुख्यालय कोलकाता से मेरठ तथा सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। और शिक्षा संबंधी सुधार भी इन्होंने किए। शिक्षा संबंधी सुधार में 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी चली भारत में। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। डलहौजी के शासनकाल में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन डलहौजी के शासनकाल में, और लोक सेवा आयोग की स्थापना डलहौजी के शासनकाल में। और इसी के समय मतलब डलहौजी के समय में 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। डलहौजी के शासनकाल में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था शिमला को। और इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। और 1922 से 1922 में इलाहाबाद में एवं लंदन में दोनों स्थानों पर साथ साथ परीक्षा का आयोजन होता था सिविल सेवा का। और कैनिंग आ गए। कैनिंग 1856 से 1862 था। इनका शासनकाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण था 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसी के समय में हुआ था 1857 की क्रांति। और कैनिंग के समय में ही उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 यानी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों जगह स्थापित हुआ उच्च न्यायालय। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया था, और इनका सहयोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। और महालेखा परीक्षक पद का भी सृजन 1857 में किए थे कैनिंग। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा मुगल सम्राट का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया था। कैनिंग के द्वारा ही मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। और जो डलहौजी द्वारा राज्य विलय नीति लाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? कैनिंग द्वारा। और 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। इसीलिए पूछा जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1866 में। लेकिन पहले आगरा में हुआ था, बाद में 1875 में इलाहाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब एल्गिन आ गए हैं। एल्गिन ने देखिए क्या किए हैं। 1862 से 1863 इनका शासनकाल था। बहावी आंदोलन का दमन किए थे बस। और इनकी मृत्यु जो हुई थी धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में हो गई थी 1853 में। खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा लिखे नहीं इनके बारे में। और लॉरेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ इन्होंने कराई थी 1865 में। इसके द्वारा भारत यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, बस यही एक इम्पोर्टेंट है। और मेयो साहब के शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट है कि 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? अजमेर में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इनके शासनकाल में 1872 में जनगणना भारत में प्रथम जनगणना शुरू कराई गई। और नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल 1872-76 था। इनका एक कथन है, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। के शासनकाल में पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में, नॉर्थ ब्रुक के। अब लिटन आ गए हैं। लिटन ने क्या किए हैं, चलिए देखते हैं। लिटन ने 1876 से 80 तक इनका शासनकाल था। 1 जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था।
तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया था दिल्ली में। भारतीय समाचार पत्रों को 1878 में कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो राष्ट्रीय समाचार पत्र थे, खास तौर पर उन्हीं को। इसी के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था कि जिससे कि भारतीय समाचार पत्रों को रोक दिया जाए। और अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था। सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? लिटन ने। और रिपन का शासनकाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिपन ने 1880 से 1884 तक शासन किया। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लाए थे लिटन ने, उन्हें समाप्त कर दिया था। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया था रिपन ने, काफ़ी अच्छा काम किए। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन ने की थी। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है रिपन को। भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? रिपन के। 1881 में शुरू हुई कि जो मतलब 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाएगी। आज भी वही लागू है। जो 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था कि 7 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर 7 से 12 साल के बच्चे हैं तो उन्हें लगभग 7 घंटे ही काम करने दिया जाएगा। कुछ में छूट दी गई थी, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, वहाँ कर सकते थे काम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। ये भी पूछा जाता, भारत का उद्धारक किसे माना जाता है? रिपन को। और रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अब डफरिन आ गए हैं। डफरिन साहब ने क्या किया है, इनके बारे में जानते हैं। डफरिन ने 1884 से 1888 तक शासन किया। इनके शासनकाल में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण घटना है, वही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. होम के नेतृत्व में 1885 में किया गया। और करजन आ गए हैं। करजन ने क्या क्या किए हैं? करजन ने 1899 से 1905 तक शासन किए। 1899 करजन ने भारतीय टंकण और प्रति मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी जो स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा थी उसे भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। 1904 में इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 लाया। इसके द्वारा ऐतिहासिक इमारतें जो थी उनकी सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया। काफ़ी अच्छा काम किए, क्योंकि जो हमारे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक थे उनकी सुरक्षा और मरम्मत के लिए विशेष ध्यान दिया। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्होंने करजन ने की थी। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया। उधार समिति अधिनियम 1904 ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पीसीएस के थ्रू इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1904 में जो सहकारी उधार समिति अधिनियम लाया गया था उसमें ये था कि जो किसान थे, किसान को जो रुपया लेता था उसे ब्याज पर रुपया दिया जाता था, जिससे वो अपना खेती कर सके। इसीलिए 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम लाया था। 1905 में इन्होंने पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली थी। 1905 में बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के ही समय में बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905। अगर डेट पूछी जाती है तब यही आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। और अब मिंटो द्वितीय, जो मिंटो द्वितीय थे 1905 से 1910, इनके शासनकाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के समय हुआ था, मिंटो द्वितीय के शासन समय में।
आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जो 1907 सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था माले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। याद रखना, मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। और हार्डिंग जो द्वितीय थे 1910 से 1916। ब्रिटेन राजा जॉर्ज पंचम भारत आए 22 दिसंबर 1911 को। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा भी की थी और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई थी। हार्डिंग पर बम फेंका गया था, उसी के लिए बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई थी। और 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ इसी के शासनकाल में हुआ था। हार्डिंग के शासनकाल में ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और 1916 में जो बीएचयू की स्थापना हुई थी, तो उस समय गवर्नर जनरल हार्डिंग ही था, इसलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति इसे ही नियुक्त किया गया था। जेम्स फोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 तक था। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में कांग्रेस का, इसी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग के साथ और कांग्रेस का भी समझौता हुआ था। और 1919 में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। याद रखना दोस्तों। और रीडिंग के शासनकाल में 5 फरवरी 1922 बहुत चर्चित है चौरी चौरा कांड भी हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत में 1922 को इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भी रीडिंग के समय हुई। और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में इलाहाबाद में की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। और इरविन आ गए। इरविन का शासनकाल 1926 से 31 था। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, तब उस समय इरविन का ही शासनकाल था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 को हुआ था प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930 को। और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था क्योंकि गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने पूछा कि गांधी जी क्यों नहीं आए, तो इसीलिए इरविन ने बार बार गांधी जी को मना रहे थे, लेकिन गांधी जी मान नहीं रहे थे। तो कहानी क्या बताएं, बाद में बताएंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। जो सबने अवज्ञा आंदोलन था उसे स्थगित कर दिया गया था। फिर गांधी जी गए लंदन, वेलिंगटन 1931 से 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ, जिसमें गांधी जी भाग ले लिया, क्योंकि इरविन जो थे उन्हें गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा, गांधी जी की बात माननी पड़ी।
इसीलिए गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को भाग लिया। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को याद रखना की घोषणा की थी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरा, क्योंकि गांधी जी इसी में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सम्मिलित हुआ था, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। लिनलिथगो से यह क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था। अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, उसमें एक क्वेश्चन आया था। इसके समय पहली बार चुनाव कराए गए थे। लिनलिथगो के समय के कार्यकाल में ही पहली बार भारत में चुनाव कराए गए थे। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत लिनलिथगो के ही समय में हुआ था और 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई गई और मार्च 1940 में लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। जो अगस्त प्रस्ताव आया था, कब आया था? 1940 में, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। मार्च 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, वह किसके शासनकाल में आया था? यही लेखपाल में पूछा था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत आया था क्रिप्स मिशन। यही क्वेश्चन लेखपाल में आया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और बेबेल योजना 1944-1947, जो बेबेल थे 1944-1947 तक इनका शासनकाल था। इनके समय में सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। अब आ गए माउंटबेटन ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर भारतीय पूछे तब श्री राजगोपालाचारी थे। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया। इसमें भारत विभाजन भी शामिल था। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया? 18 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ। दोस्तों, यह था पूरा गवर्नर जनरल का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। अगर है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं।